देखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। और जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इतिहास लिखना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं, या फिर जो है इतिहास के पन्ने में गुम हो जाना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने आप को जो है इतिहास के पन्नों में अमर करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो भी सही दिशा में, ठीक है? देखिए, आज है 8 जून और आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और देखिए, वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दिया कीजिए, इससे आपका पुराना जो करंट अफेयर होता है वो रिवाइज होते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को हम हर साल 7 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। देखिए, आपको बता दूं, ये जो थीम है अगर आपको अंग्रेजी में मिल जाए तो आप जो है वहाँ पे चूज कीजिएगा सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ, ठीक है? तो सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य यानी कि सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ जो है ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके द्वारा साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, 2018 से ये दिवस मनाया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, गुरु साईं दत्त जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है और इनकी उम्र केवल 32 साल ही थी। वर्तमान में 32 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ले लिया। कारण क्या था? देखिए, इनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके शरीर में कुछ इंजरी वगैरह हो गई और इनके फिटनेस में जो है थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये अनफिट हैं और ये खेल नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है इन्होंने संन्यास लेने का फैसला जो है किया। इनके बारे में पूरी जानकारी ये है कि 2008 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को बैडमिंटन में। और उसके बाद ये वर्ल्ड जूनियर में जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। तो गुरु साईं दत्त क्या थे? एक बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से। अगला, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 सालों से अधिक का विस्तार दिया गया? तो देखिए, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसके जो महानिदेशक थे जिनका नाम है संदीप प्रधान, इनके कार्यकाल को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, इससे पहले भी इनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था। तो पूरा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, संदीप प्रधान जो है ये 1990 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है? और इनका जो मौजूदा कार्यकाल है ये 6 जुलाई को ख़त्म हो रहा था, यानी कि अगले महीने में 6 जुलाई को ख़त्म हो रहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि नहीं, इनके नियुक्त जो इनका जो कार्यकाल है इसको हम अब 2 साल और बढ़ाएंगे। तो अब ये 30 सितंबर 2024 तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि संदीप प्रधान कह सकते हैं हम, ये 30 सितंबर 2024 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में बने रहेंगे। देखिए, ये संदीप प्रधान का दूसरा विस्तार है कार्यकाल का। मई 2020 में इनके कार्यकाल को 2 साल का विस्तार दिया गया था, तो तब से ये 2 साल के विस्तार में ही काम कर रहे थे। लेकिन इनका जो ये दूसरा मतलब जो विस्तार था कार्यकाल वाला, ठीक है? तो ये ख़त्म हो रहा था कब? ये 6 जुलाई को ख़त्म हो रहा था। और 6 जुलाई को ख़त्म होने के बाद जो है फिर ये इस तरीके से हट जाते पद से, लेकिन फिर विस्तार मिल गया। अब ये 30 सितंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे। अगला, कि भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर है ये कितना रहेगा? तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर है ये 7.5% रहेगा। देखिए, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों में महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने की भी संभावना है। तो ये दोनों रिपोर्ट याद रखेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 जो चल रहा है इसमें भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 7.5% रहने का उम्मीद है। और इसने ये भी कहा है कि जो वित्त वर्ष 2023 होगा इसके पहले 6 महीनों में, यानी कि जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, ठीक है, अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है? सितंबर जो है, सितंबर तक जो है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक जो है आपका क्या होगा,
जो महंगाई होगा, ठीक है, ये उच्च स्तर पर रहेगा। हर चीज़ें महंगी मिलेंगी सितंबर तक। तो अभी जून चल रहा है, चीज़ें तो महंगी है ही। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने और इसको झेलना है आपको महंगाई को, ठीक है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा जी, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पांचवा की हाल ही में भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए, अभी हाल ही में अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया था 6 जून 2022 को, और ये परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। और ये जो अग्नि 4 मिसाइल है, ये मिसाइल, इसकी क्षमता जो है ये 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने की है, और ये ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करती है। यानी कि अग्नि 4 जो है ये सरफेस टू सरफेस तक जो है मार करने में सक्षम मिसाइल है। तो ये मिसाइलों के कई सारे प्रकार हैं। कुछ मिसाइलें हैं ये सरफेस टू एयर में हमला करते हैं, यानी कि सतह से हवा में मार करते हैं। कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं ये समुंदर में भी एक तरीके से टारगेट की जाती हैं, पानी के जहाज़ों पर रखकर चलाई जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो केवल ज़मीन से ज़मीन पर मार करती हैं, और कुछ ऐसी भी मिसाइल हैं जो केवल हवा में दागी जाती हैं, हवा में फाइटर जेट से, और फिर दूसरे जो है टारगेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि हवा से हवा में मार करती हैं। तो यहाँ पे अग्नि 4 की बात हो रही है। ये जो है सरफेस टू सरफेस, यानी कि ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करने वाली एक मिसाइल है, और ये मिसाइल 20 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है, और 17 टन वजन है इसका। ये मिसाइल 1000 किलो वजन तक के विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। अगला कि हाल ही में भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो देखिए, भारतीय नौसेना के 2 जहाज निशंक और अक्षय को भी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 साल की सेवाओं के बाद। और ये जो डी कमीशनिंग वाला कार्यक्रम था, यानी कि सेवा मुक्त वाला कार्यक्रम था, मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। और इन दोनों जहाज़ों की बात करें तो देखिए, इसमें जो पहला जहाज़ है INS निशंक, इसको 12 सितंबर 1989 को कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। और जो दूसरा जहाज़ है INS अक्षय, इसको 10 दिसंबर 1990 को पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? तो देखिए, जो मेघालय राज्य है इसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। और मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना एवं तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा था, और सबको पीछे छोड़ते हुए जो है पहला स्थान हासिल किया। देखिए, मेघालय को श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था, तथा जो परियोजना है इसका नाम है मेघे। मेघे इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र परियोजना भी है। मेघालय की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया इस परियोजना के एक तरीके से रेफरेंस में, क्योंकि ये परियोजना कहाँ की है? मेघालय की है। और राजधानी मेघालय क्या है? शिलोंग, और राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक जी। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए, ये सिल्वर पदक जीता है अंजुम मौदगिल ने। यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है, याद रखिएगा। भारत की अंजुम मौदगिल ने जो है ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में जो है सिल्वर मेडल जीता है। और आपको बता दूं, अंजुम ने जो है जो ये सिल्वर मेडल जीता है, ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता है, और इनको जो है दूसरा स्थान मिला था। देखिए, सिल्वर मेडल उसी को मिलता है जो दूसरे स्थान पर रहता है। पहले स्थान वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरे वाले को सिल्वर, तीसरे स्थान पर जो रहता है प्रतियोगिता में उसको ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिया जाता है। तो भारत की जो अंजुम मौदगिल है, इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। और इन्होंने ये पदक जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। और देखिए, इसी इवेंट में जो है जो गोल्ड मेडल था, इसको डेनमार्क की इप्सेन रिके मेंग ने जीता पहला स्थान हासिल करके। और कोरिया के शूटर ली इन सेओ ने जो है तीसरा स्थान हासिल किया, और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब सवाल ये उठता है कि जो ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित किया गया था। और नौ प्रश्न की ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने?
तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं। देखिए जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है इसके अनुसार अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर है, इन्होंने 2022 में 9.69 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। और वैश्विक अरबपतियों की सूची में जो आपके अंबानी हैं, इनके बाद दूसरे स्थान पर गौतम अडानी का स्थान है। देखिए जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है इसमें अडानी की संपत्ति 98.7 बिलियन डॉलर बताई गई है। तो इनसे थोड़े से आगे हैं कौन? मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति कितनी है? 99.7 बिलियन डॉलर। और 98.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है गौतम अडानी की। तो अंबानी और अडानी में जो है केवल और केवल कितना अंतर है? 1 बिलियन डॉलर का। अगला कि हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो देखिए जो आपका ब्लू ड्यूक तितली है इसको जो है सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। और आपको बता दूं जो वन विभाग है भारत का, इसके अनुसार स्टेट बटरफ्लाई को चुनने के लिए अप्रैल महीने में जो है अप्रैल से सितंबर तक के बीच में एक ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी सिक्किम में। और कुल 4036 मतों से 57% मत पाकर ब्लू ड्यूक के पक्ष में जो है ये जो मत पड़ा था, ये जो ब्लू ड्यूक तितली है ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बन गई। और इसके जो है विरोध में जो दूसरी तितली थी इसका नाम था कृष्ण पीकॉक। तो इसको केवल 43% वोट मिले, बाकी 57% वोट किसको मिले हैं? जो आपका ब्लू ड्यूक तितली थी। तो ये स्टोरी थी, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ। याद रखना है कि 57% मत पाकर अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम का जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। और सिक्किम की बात करें तो देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी और मुख्यमंत्री हैं PS गोले। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पांचों प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया। तो देखिए पहला है रूसी भाषा दिवस यानी कि रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया, आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस में एक अज्ञात राशि का निवेश किया जिसमें वो कंपनी के फेस और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भजन सुपारी का निधन हो गया, वो किस वाद्य यंत्र में महारत हासिल थे, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो देखिए बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत में होनी चाहिए। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस को हम 5 जून को मनाते हैं। तीसरा है कि हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो है कार्यभार संभाला? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अश्विनी भाटिया जी। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा निधि में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया? तो देखिए डेनमार्क में जो है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए जो है एक जनमत संग्रह कराया गया था। और यूरोपीय संघ की जो रक्षा नीति है इसमें शामिल होने के लिए जनमत संग्रह हुआ था। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO सेवाओं को जो है ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है? तो देखिए राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 6 और ऐसे जो है सेवाएं होंगी जो ऑनलाइन हो जाएंगी। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।